नमस्कार मित्रों। आज फिर हम एक नए अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय का नाम पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले वाले कुछ चैप्टर्स में लेके जाना चाहूंगा। उन चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि इंडिया ने कुछ सपने देखे थे। इंडिया ने कुछ चैलेंजेस सेट किए थे अपने लिए कि देश में, एक तो देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, और पहला, उससे भी पहले, कि देश को एकजुट रखे रखना है। और फिर तीसरा सपना हमारा था कि देश में डेवलपमेंट लाना है, इक्वालिटी लानी है, देश में विकास लाना है। तो ये उसी विकास, उसी डेवलपमेंट की मेनली बात करेगा ये हमारा चैप्टर। ये चैप्टर बात करेगा डेवलपमेंट का, कि मतलब क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस के लिए डेवलपमेंट का क्या क्या मतलब हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, उड़ीसा का। कैसे उड़ीसा में इंडस्ट्री स्टील की प्लांट लगाना चाहती है, वहीं पे वहां के ट्राइबल्स उसका ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये उनका घर है। और वहीं इंडस्ट्रीज को लगता है कि वहां से स्टील एक्सट्रैक्ट करके वो इंडिया के डेवलपमेंट में अपना रोल निभा सकते हैं, क्योंकि उससे बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इकोनॉमी को भी बूस्ट होगा। तो ये ही मसला, जब हमारा देश आजाद हुआ तो यही मसला बहुत जोरों शोरों से चल रहा था कि एक देश में डेवलपमेंट लाना है, इक्वालिटी लानी है, इकोनॉमिक जस्टिस लाना है, लेकिन कैसे, क्या सबसे सही या सबसे उचित मार्ग हो सकता है जिससे देश में डेवलपमेंट आ पाए। अब देश के सामने दो बड़े एग्जाम्पल्स थे जिसको देश अडॉप्ट कर सकता था। एक, यूएसए का कैपिटलिस्ट मॉडल। दूसरा, यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल। यूएसए का कैपिटलिस्ट मॉडल था मेनली जहां पे प्राइवेट सेक्टर को फ्री फ्लो, कि लाइक प्राइवेट सेक्टर आराम से अपने बिजनेस कर सके, वहीं पे सरकार उनमें इतनी दखल अंदाजी नहीं करेगी। वहीं यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल बात करता है हमारी, कि जहां पे मेनली स्टेट कंट्रोल करेगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े बिजनेसेस को, जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो सके, या जो अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, मेनली उसके अकॉर्डिंग उनका जो रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो इंडिया, इन्हीं दोनों एग्जाम्पल थे इंडिया के सामने, यूएसए और यूएसएसआर का, जिसका वो मॉडल कॉपी कर सकता था, और इसी पे बहस चल रही थी। लेकिन हम एग्जैक्टली कॉपी नहीं किए, क्योंकि हमारे पास एक तो उतने रिसोर्सेज नहीं थे, प्लस हमारी जो इंडिया है वो बहुत यूनिकली बेस्ड है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, बहुत सारा कल्चर है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो हम एग्जैक्ट तो कॉपी नहीं कर सकते थे, तो हमने दोनों का कुछ कुछ पार्ट कॉपी किया था। लाइक हमने बनाया हमारे देश में प्लानिंग कमीशन, जो कि यूएसआर से थोड़ा सा हमने कॉपी किया था। प्लानिंग कमीशन हम बनाया, वो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी जिसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर थे। अब प्लानिंग कमीशन का मेनली ये काम था कि आने वाले 5 सालों में क्या देश में होगा, क्या नहीं होगा, वो डिसाइड करते थे। आने वाले 5 सालों में कैसा और किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर को ज्यादा बूस्ट या महत्व देना चाहिए, ये प्लानिंग कमीशन का काम था। और इसी बेसिस पे प्लानिंग कमीशन बनाई गई। प्लानिंग कमीशन ने अपना प्लान फॉरवर्ड किया, और देश में 5 ईयर प्लान्स बनने स्टार्ट हुए। A 5 year plan has the advantage of pursuing the government to focus on the large picture and price long term intervention in the economy। अब 5 ईयर प्लान के क्या फायदे हो सकते हैं? 5 ईयर प्लान का एक एडवांटेज ये है कि इससे सीधा सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, एक तो फंड आ सकता है डायरेक्टली सेंटर से, प्लस किस पर्टिकुलर एक वो बड़ी सेक्टर को बूस्ट देना है, वो डायरेक्टली ऐसा बूस्ट डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। प्लस वो जो एक लार्जर पिक्चर ऑफ द कंट्री, कि देश में क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, अलग अलग सेक्शंस को एकदम डिटेल में वो ऊपर से रिव्यू कर सकते थे। तो इसलिए 5 ईयर प्लान्स देश में स्टार्ट किए गए।
पहला 5 ईयर प्लान आया 1951 में, दूसरा 1956, तीसरा 61 में और फोर्थ 1966 में। ये 5 ईयर प्लान मेनली, अब जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, हर 5 सालों के लिए रहता है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। पहला 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 1956 तक चला, उसका मेन फोकस था एग्रेरियन सेक्टर। एग्रेरियन सेक्टर मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसका मेन फोकस था। इस समय पे बहुत सारे डैम्स बनाए गए, इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया और इरिगेशनल एक्टिविटीज को ऐड किया गया। प्लस कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट हो सके। वन ऑफ द बेसिक एम वाज टू रेज द लेवल ऑफ द नेशनल इनकम, और इसी की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर से हम हमारे नेशनल इनकम को बूस्ट कर सके, ये हमारा पहला फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में फोकस था। फिर आया हमारा दूसरा 5 ईयर प्लान, जिसमें बात की गई थी मेनली हेवी इंडस्ट्रीज की। द गवर्नमेंट imposed substantial tariffs on imports in order to prol डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इवन उस समय की सरकार ने बाहर से जो इंपोर्ट्स होने वाले प्रोडक्ट्स थे उन पे हेवी टैरिफ भी लगाया, ताकि यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिल सके, वो यहाँ पे उन चीजों को आसानी से बेच सके। इंडिया हैज टू स्पेंड प्रिकॉशंस फॉरेन एक्सचेंज टू बाई टेक्नोलॉजी एंड फॉर ग्लोबल वर्ल्ड। और इवन बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि यहाँ की हमारी हेवी इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर पाए, हमारी हेवी इंडस्ट्रीज को फोकस मिल पाए, उनको बिजनेस करने में आसानी हो, और बाहर की इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा रोक लगाए गए या उनपे नॉन टैरिफ लगाए गए। ये हमारा दूसरा 5 ईयर प्लान था। अब जब ये हम 5 ईयर प्लान्स बना रहे थे तो बहुत सारी की कंट्रोवर्सीज उभर के आई। कंट्रोवर्सीज बोले तो कि कुछ सेक्टर्स को उस समय ऐसा लगता था, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, तो वहां पे फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, आपको इंडस्ट्रीज पे भी उतना फोकस करना चाहिए। वहीं पे फिर हमने अगर जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, तो इंडस्ट्रीज दूसरे 5 ईयर प्लान में, तो फिर वो बोलने लगे कि आपने एग्रीकल्चर में ढंग से फोकस नहीं किया, यू शुड हैव फोकस्ड मोर ऑन एग्रीकल्चर, या आपने जितना एग्रीकल्चर में फोकस करना चाहिए था उतना आपने किया नहीं है। तो ये था एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज, कि आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हो, आप हमारे साथ इंडस्ट्रीज के साथ स्टेप मदरली ट्रीट कर रहे हो, या आप एग्रीकल्चर को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे, आप इंडस्ट्रीज को अच्छा फोकस कर रहे हो। तो ये कुछ ना कुछ देश में इसके खिलाफ डिबेट्स चल रही थी, कंट्रोवर्सीज चल रही थी। एक और कंट्रोवर्सीज थी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। अब ये कुछ कंट्रोवर्सीज कुछ इस तरीके से थी। Critics argue that the planners refuse to provide the private sector with enough space and stimulus to grow। मतलब अब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर मेनली वो जो सरकार जिसको चलाती है, रन करती है, जिसकी ओनर ही सरकार है। प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, उस इंडस्ट्रीज के पर्टिकुलर ओनर रहेंगे। अब दूसरी कंट्रोवर्सी यही थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, आपने प्राइवेट सेक्टर को उतना रोल फ्री प्ले नहीं करने दिया है, उनको आप छूट नहीं दे रहे हो, वो उन पे आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखे हो। वहीं पे दूसरे कुछ सेक्शंस के लोग ऐसा बोल रहे थे कि आपने पब्लिक सेक्टर को उतना फोकस नहीं किया है, आप प्राइवेट सेक्टर को बहुत छूट दे रहे हो, उतना नहीं होना चाहिए जितना आप दे रहे हो। तो इसी का लेके कंट्रोवर्सीज चल रही थी, इसी को लेके बहस चल रही थी। यू कैन रीड आउट फ्रॉम योर स्क्रीन एज वेल। लेकिन फिर भी देश में 5 ईयर प्लान लागू किए गए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लगा, दूसरा 5 ईयर प्लान लगा, इवन तीसरा 5 ईयर प्लान लगा। लेकिन तीसरे 5 ईयर प्लान में जब हम फोकस कर रहे थे, उस समय ही इंडो चाइना वॉर हो गया। और 1962 में, आपको बता दूं मैं, 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था। हमारे दो कुछ स्टेट्स थे, उनको लेके चाइना बोल रहा था ये हमारा है। जैसे कि एक लद्दाख प्रोविंस में, दूसरा हमारे अरुणाचल प्रदेश, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, उसको उस समय नेफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया।
उसको लेके वहां पे चाइना ने हम पे अटैक किया था, इन्वेजन किया, और आज भी कुछ पार्ट इंडिया का चाइना के पास है, जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। तो उस समय तीसरा फिर हमें 5 ईयर प्लान में हमारी डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस करना पड़ा, हमें हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ा। तो इसलिए हम फिर दूसरे चीजों को छोड़ के पहले उस पर फोकस करने लगे। तो ये थोड़ा सा मैं थर्ड 5 ईयर प्लान में बता दिया है। तो फाइनली इससे क्या क्या आउटकम्स निकले, क्या क्या इसका देश में क्या कुछ हुआ, कुछ इम्पैक्ट हुआ, क्या रिजल्ट आया, इसकी बात करते हैं। पहला, फाउंडेशंस। इससे एक जो बड़ी चीज हुई, देश में बहुत बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बनी। जैसे कि बहुत डैम्स बने, जैसे कि हीराकुंड डैम, भाखरा नागल डैम। बहुत सारे स्टील प्लांट्स लगाए गए, बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज लगाई गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए गए, डिफेंस प्रोडक्शन हुआ। तो देश में एक अच्छा खासा बेस बन गया, फाउंडेशन को आप बेस भी बोल सकते हो, जिससे बाद में हमारी इकोनॉमी को हेल्प मिली। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। दूसरा मेजर आउटकम्स था लैंड रिफॉर्म्स। जब हम स्टार्टिंग इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस was divided into several feudatory lords। मतलब कि बहुत सारे फ्यूडेटरी लॉर्ड्स, या फ्यूडेटरी लॉर्ड्स को ऐसे भी कह सकते हैं, सामंतवादी लोग, उनके कब्जे में बड़े बड़े लैंड्स थे। तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने कोशिश करी थी कि वो जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक ही आदमी या एक ही परिवार के पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, उसको हम जिनके पास कम जमीनें हैं उनमें बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे सरकार ने कोशिश करी थी उस समय, और बहुत सारी उसमें दूसरे बदलाव भी लाने की कोशिश करी थी। The most significant and successful of these was the abolition of colonial system of जमींदारी। अब इसका सबसे बड़ा एक आउटकम हुआ कि जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था जमींदारी सिस्टम। वो हमारी हिस्ट्री की बुक में आ जाएगा और डिटेल में। तो जमींदारी सिस्टम को अबोलिश, एक सबसे अच्छी चीज हुई कि अबोलिश हो गया लैंड रिफॉर्म से। लेकिन जितना हम सोच रहे थे कि लैंड रिफॉर्म्स के फायदे होंगे, उतने हुए नहीं। लोगों ने इसके बहुत सारे दूसरे वो निकाल लिया कि इसको कैसे स्केप किया जा सकता है। लैंड रिफॉर्म्स के जो हमें कानून बनाए गए थे लैंड रिफॉर्म्स को लेके, उनको उन लोगों ने स्केप्स कर दिया बहुत चालाकी से। जैसे जमीन अपने किसी नौकर के नाम कर दी, या किसी फैमिली मेंबर्स के नाम कर दी। इससे बेनामी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा हो गए कि ये जमीन किसकी है हमें पता ही नहीं है, और इनडायरेक्टली वो ही उस जमीन को कंट्रोल कर रहा है, बस पेपर में नाम नहीं है। तो इस वजह से लैंड रिफॉर्म्स जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। हालांकि एक सबसे बड़ा फायदा था कि कॉलोनियल सिस्टम से का जो जमींदारी सिस्टम चला आ रहा था वो खत्म हो गया। एक चीज थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? द गवर्नमेंट ऑफर्ड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। मतलब कि सरकार ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए देश में HYV सीड्स, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को लाए थे। बहुत सारी इरिगेशन एक्टिविटीज और साइंटिफिक कुछ नए मेथड्स को अडॉप्ट करने की कोशिश की गई थी उस समय। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज। तो ये था ग्रीन रिवोल्यूशन। इवन गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि हम आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, लाइक आप अच्छे से ग्रेन्स प्रोड्यूस करो, हम सरकार उसको खरीद लेगी अगर आपको कोई और बायर नहीं मिलता तो भी। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर को हेल्प करने की कोशिश की गई थी। ये था ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्रिंगिंग सर्टेन न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश। लेकिन इससे हालांकि बहुत फायदा हुआ। हमारे जो हम फूड को इंपोर्ट किया करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे कुछ बदलाव आए, हम फूड सफिशिएंट बन गए। लेकिन इसके कुछ घाटे भी थे, जैसे कि हमारे कुछ ही सेक्टर इसका मेनली फायदा उठा पाए, कुछ ही स्टेट्स इस चीज का फायदा उठा पाए। प्लस देश में डिफरेंसेस आ गए कि बहुत एक रिच पीजेंट्स बन गए और पुअर पीजेंट्स बन गए। जो इस चीज का फायदा उठा पाए वो रिच पीजेंट्स बन गए, और जो नहीं उठा पाए वो पुअर पीजेंट्स हो गए। इनइक्वालिटीज बढ़ गई। प्लस इसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है देश में, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, रिवर्स में पोल्यूशन हो रहा है, इवन ओशियंस में पोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से वो एक हमारे लिए चिंताजनक विषय है, जिसकी आज भी हम कोशिश करते हैं सुधार लाया जा सके। ये था ग्रीन रिवोल्यूशन।
और फाइनली हमारा फाइनल टॉपिक लेटर डेवलपमेंट्स, कि जब ये 3 5 ईयर प्लान्स के बाद फाइनली आखिर क्या हुआ। 19 ये लगभग 1967 की बात की जा रही है, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार है। 1962 के बाद मैं बता दूं, 1964 में इन नेहरू साहब की डेथ हो जाती है। नेहरू साहब के जाने के बाद देश में हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और इवन उनके भी कुछ साल बाद ताशकंद में डेथ हो जाती, तो फाइनली इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनती है। अब उनकी कुछ आइडियोलॉजी अलग थी एज कंपेयर टू अब ये पहले वाले प्राइम मिनिस्टर्स। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को पे और ज्यादा कंट्रोल कर लिया। उन्होंने पब्लिक सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। उन्होंने 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया कि देश में नेशनलाइज्ड सरकार वो नेशनलाइज्ड बैंक्स करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक तक पहुंच पाए। और इन्होंने बहुत सारे प्रो पुअर प्रोग्राम्स अपनाने की कोशिश करी। इवन सोशलिस्ट जो फोकस्ड था वो यहाँ पे बढ़ जाता है। जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के चैप्टर में कि हमारे पास दो ऑप्शन थे कि या तो हम यूएसएससी का मॉडल अपना सकते थे या यूएसएसआर का। तो अब तक हम मिक्स्ड थोड़ा सा चल रहे थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट हमारा यूएसएसआर की तरफ बढ़ गया जब इंदिरा गांधी आई। इसकी चर्चा हम डिटेल में और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी करेंगे। तो फिलहाल ये हमारा चैप्टर यहीं पे है। बहुत आसान और छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने बात करी थी कि देश में डेवलपमेंट लाने के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। वो थी हमारी प्लानिंग कमीशन, और उन्होंने हमें दिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान। उसमें फर्स्ट में हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर पे, दूसरे पे फोकस किया था हेवी इंडस्ट्रीज पे। इसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज उभरी थी कि आप पब्लिक सेक्टर को प्रमोट कर रहे हो, आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हो, आप इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हो। तो लाइक सबका अपना अपना वो था पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फाइनली इसके कुछ मेजर आउटकम्स हमें मिले कि बहुत फाउंडेशन अच्छी रही, हमारे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण हुआ, देश में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। हालांकि उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एक जो बड़ा इफेक्ट था, जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन आया देश में, उसकी वजह से हम फूड सफिशिएंट हो गए। हालांकि उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस थे कि हमें पोल्यूशन फेस करना पड़ रहा है। और फाइनली लेटर आउटकम्स की इंदिरा गांधी के आने के बाद फाइनली फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।